लेकिन आज जिस तरह की परफॉर्मेंस चेन्नई ने दी है, उस परफॉर्मेंस को देखने के बाद में एक चीज़ कहना गलत नहीं होगा कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी नहीं बख्शेंगे, तुमको भी लेकर डूबेंगे। आज एक्चुअली में यही चीज़ हुई है कोलकाता के साथ में। कोलकाता जो कि एक तरीके से हर एक मैच को इस तरीके से खेल रही थी कि भैया हर मैच हमको जीतना ज़रूरी है। विन और लूज, मतलब वो एक बात जो थी ना वो दूर की हो चुकी थी। हर मैच को इनको जीतना था, करो या मरो वाली जो सिचुएशन हम लोग बोलते हैं क्रिकेट में, वो सिचुएशन इस समय केकेआर के सामने थी। एंड उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं केकेआर ने इस मैच को गवा दिया है। और यकीन मानिए ये मैच केकेआर की गिरफ्त में था, क्योंकि जिस पिच के ऊपर इन लोगों ने आज ये 179 का स्कोर खड़ा किया था, बॉल टप्पा खा के काटा पलट रही थी, बॉल घूम रही थी, और उसके बाद में एक बड़ा स्कोर खड़ा करना ऐसी पिच के ऊपर 179 का, मतलब इस पिच के ऊपर 160 रन भी काफी होते, लेकिन इस पिच के ऊपर इतना बड़ा स्कोर खड़ा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। प्लस उसके बाद में 0 रन के ऊपर आपने दोनों ओपनर्स के विकेट ले लिए थे, आपकी गिरफ्त में मैच था। तो सवाल ये पूछा जाएगा कि भाई आखिर केकेआर के हाथ से ये मैच कहां फिसल गया। पावर प्ले के अंदर मुझे याद नहीं मैंने पिछली बार कब देखा था कि चेन्नई के जो थे, मतलब 5 विकेट गिर गए, मेरे को याद नहीं है पिछली बार मैंने कब देखा था। बट लिटरली इस बात को समझना पड़ेगा कि केकेआर ने आखिर कहां पर क्या गलतियां कर दी, और ऐसा क्या हुआ कि ये जो एक टेक्निकली अगर हम बात करें, जीता हुआ मैच जो इनकी गिरफ्त में था, वो मैच इनकी हाथ से निकल गया। ये देखिए एक फैक्ट और निकलकर सामने आया है, ये पहली बार हुआ 2019 के बाद से जब चेन्नई ने 180 से ज्यादा के टारगेट को चेज किया, और 2019 के बाद से ये पहली बार हुआ है। पिछले 12 इंसिडेंट्स पर जो ये 2019 के बाद से हुए हैं, उन सभी 12 मौकों पर जब 180 प्लस का टारगेट ये लोग चेज करने के लिए उतरे, चेन्नई हमेशा हारी ही हारी है। इससे बड़ी बात अब मैं आपको क्या बोलूं कि इस बार चेन्नई की हालत क्या थी। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि चेन्नई किस तरीके से इस मैच में कमबैक करेगी, बट दे डिड, उन्होंने कमबैक किया और हम लोग नतीजा देख रहे हैं उसका सामने के लिए। अगर मैं आपको विकेट्स फॉलिंग बताऊं कि भैया किस तरीके से विकेट गिरा, तो आप समझिए 0 रन के ऊपर पहला विकेट गिरा, दूसरा ओपनर भी इनका 0 पे ही गया है। डेवॉन कॉनवे 25 रन के ऊपर दूसरे विकेट के रूप में चले गए। उर्विल पटेल 37 रन पर तीसरा विकेट, अश्विन 56 रन पर चौथा विकेट, एंड लास्ट पावर प्ले का जो ओवर था उसमें रविंद्र जडेजा भी 60 के स्कोर पर आउट हो गए। लेकिन उसके बाद में एक छोटी सी पार्टनरशिप होती है, छोटी सी तो नहीं कह सकते, लेकिन मैच के कॉन्टेक्स्ट में ये पार्टनरशिप जो थी ये काफी ज्यादा बड़ी थी। यहां पर डेवल ब्रेविस और शिवम दुबे ने एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी। एंड स्पेशल बात यहां पर ये रही कि ब्रेविस ने विदाउट लुकिंग एट द नेचर ऑफ पिच, मतलब बिना पिच देखे ब्रेविस ने यहां पर रन को दाने शुरू किए। और यकीन मानिए जब आप पिच को गेम से बाहर निकाल देते हो, आपके दिमाग से उस पिच को बाहर निकाल देते हो, आप इस बात को निकाल देते हो दिमाग से कि नहीं यार ये पिच तो स्पिन कर रही है, यहाँ पर तो बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आप एक्चुअली में कॉन्फिडेंस फील करते हो, और वो कॉन्फिडेंस ही कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है कि आप उस मैच में अच्छा परफॉर्म कर सको। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ब्रेविस की ये जो पारी है ये बहुत हद तक इस पूरे मैच के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा जरूरी थी। जहां पर कि खिलाड़ी रन बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वहां पर ब्रेविस की इस पारी ने इस पूरे गेम को चेन्नई के लिए पूरी तरीके से पलट कर रख दिया। और देखिए इस तरह से मैचेस में आकर सडनली पारी खेलना आसान नहीं होता। ब्रेविस ने जो पारी खेली 25 बॉलों में 52 रन बनाए, 208 का स्ट्राइक रेट रहा, 4 छक्के मारे, 4 चौके मारे। इस तरह की पारी खेलना एकदम से सामने आकर पॉसिबल नहीं होता है, बट ब्रेविस ने आज वही किया। और जो मैंने कहा ना कारण वही था, बंदे ने पिच को कॉन्टेक्स्ट से हटा दिया, इस बात को भूल गए कि भैया पिच किस तरीके से खेल रही है, बॉलर्स कैसी बॉलिंग कर रहा है, तब जाके वो बंदा वो बैटिंग कर पाया। और शिवम दुबे जो कि उस समय भयंकर स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब ये जो पूरी पार्टनरशिप हुई है ब्रेविस और शिवम दुबे के बीच में, ये कुछ हुई है करीब करीब आप मान के चलिए 67 रन की, इनमें से 10 या 11 रन ही शिवम दुबे के थे। एंड इसके बाद में जब महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग करने के लिए आए, तब 47 बॉल्स में कुछ 53 रन चाहिए थे। एक तरीके से गेम जो था पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो चुका था, बल्कि ये कहें 60-40 हो चुका था चेन्नई के पक्ष में। बट वहां पर भी सवाल सबसे बड़ा धोनी के ही ऊपर था कि भाई धोनी को आज मौका मिला है, क्या वो मैच को निकाल पाएंगे। और देखिए धोनी जैसे खिलाड़ियों का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है वो यही होता है कि ये लोग ना दूसरे खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस देते हैं कि यार नहीं तुम कर सकते हो। और शिवम दुबे भले ही वहां पर उस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्ट्रगल कर रहे थे, बट एक बात जो समझ में आ रही थी वो ये थी कि यार धोनी बैटिंग करने आया, ये बंदा इस लड़के से बैटिंग करा लेगा। और वही हुआ भी। इन दोनों ने जब बैटिंग करना साथ में शुरू करी तो शिवम दुबे का कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता गया।
आप इन दी एंड शिवम दुबे का स्कोर देखेंगे तो वो दिखेगा आपको 40 बॉलों में 45 रन। लेकिन यकीन मानिए शिवम दुबे का जो ये स्कोर आपको दिख रहा है, ये इससे और भी ज्यादा बुरा हो सकता था, बल्कि शिवम दुबे हो सकता है क्रीज पे खड़े भी नहीं रहते इतनी देर तक। लेकिन ऑल थैंक्स टू महेंद्र सिंह धोनी, जो उस बंदे को पूरे टाइम कॉन्फिडेंस देते रहे, और कॉन्फिडेंस ऐसा दिया कि उस बंदे ने इवेंचुअली एक ऐसी परफॉर्मेंस निकाल कर दी कि आप बोल दो कि हाँ चलो ठीक है इसने कुछ किया है। वरना शिवम दुबे टोटली फ्लैट बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये बंदा बॉल को हिट कर सकता है। बट इवेंचुअली ही वेंट ऑन टू इट, 3 छक्के 2 चौके, 45 रन बना 40 बॉलों पर। महेंद्र सिंह धोनी ने मैच को उसके बाद और डीप लेकर गए। इसके बाद इनके साथ बैटिंग करने के लिए न्यू रहमत आया जो कि आउट हो गए। अंशुल कंबोज ने लेकिन वहां पर थोड़ा सा दिमाग चलाया, एक ही बॉल खेलने के लिए मिली कंबोज को, बट उसने उसको अच्छे से खेला। बट बात यही थी कि धोनी जब तक खड़ा हुआ है भैया तब तक कछू नहीं हो सकता। तो यही धोनी की लेगेसी है जिसके बारे में हम लोग बार बार बात करते हैं। देखिए कितने ही बूढ़े हो गए हो, बट बात वही है कि एक्सपीरियंस को तो आप कभी भी मात नहीं दे सकते। अब देखिए आईपीएल में इस बार चेन्नई की हालत जो भी हो, बट आप कहीं ना कहीं इस जीत का श्रेय थोड़ा बहुत तो धोनी को भी देंगे, अगर आपने इस मैच को देखा है तो। क्योंकि अगर धोनी वहां पर शिवम दुबे के साथ में नहीं आते तो ये नेवर नो ये मैच किस तरफ जा सकता था। इससे पहले केकेआर ने बैटिंग करी, केकेआर ने बैटिंग करते हुए एक शानदार टोटल खड़ा किया, हालांकि स्ट्रगल उन्होंने भी किया। बट ऐसी पिच के ऊपर 179 रन बनाना, ये वैसी पिच है जिसके ऊपर 135-140 रन भी टीम ने सेव किए, कोलकाता ने ही सेव किए। तो ऐसी पिच के ऊपर 180 के आसपास का टारगेट देना ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। इसके अलावा अगर हम बैटिंग में देखें तो बैटिंग में आज इनकी तरफ से मतलब अजिंक्य रहाणे ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, एक तरीके का काउंटर अटैक किया था सुनील नारायण के साथ मिलकर, बट सुनील नारायण फिर आउट हो गए। एंड देन लोअर ऑर्डर में फिर उसके बाद मनीष पांडे ने और आंद्रे रसेल ने थोड़ा सा क्विक फायर रन किए, जिससे कि टीम को एक प्रोपल्शन मिला और टीम उस स्कोर तक पहुंच पाई जिसकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। बॉलिंग की बात करें चेन्नई की तरफ से तो बॉलिंग अंशुल कंबोज थोड़े से आज महंगे साबित हुए। इसके अलावा बाकी सभी बॉलर्स ने ओके ओके बॉलिंग करी है, आप ऐसा नहीं कह सकते किसी बॉलर ने खराब बॉलिंग करी। वहीं अगर हम लोग बॉलिंग की बात करें केकेआर की चेन्नई के अगेंस्ट, तो देखिए वैभव अरोड़ा यहाँ पर थोड़े से क्या अच्छे खासे यहाँ पर महंगे साबित हुए हैं। वैभव अरोड़ा एक्चुअली बॉल को यॉर्क कराने के चक्कर में कहीं ना कहीं बॉल को सीधी फेंक दे रहे थे और वहीं से चीजें खराब होती हुई चली गई। मतलब वैभव अरोड़ा ने 3 ओवर में 48 रन दिए, विकेट 3 निकाले, लेकिन इकोनॉमी रेट 16 करा, और इनमें से 48 में से 30 रन सिर्फ एक ही ओवर में आए हैं। ब्रेविस ने इनको हिट किया था 30 रनों के लिए, 3 छक्के मारे थे, 3 चौके मारे थे, 30 रन आए उस ओवर में। अब आप एक अंदाजा लगाकर देखो कि मैच के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज कितनी ज्यादा भारी पड़ी। और वैभव अरोड़ा उस पूरे ओवर में कहीं ना कहीं यॉर्कर बॉल डालने की कोशिश कर रहे थे और यॉर्कर जा नहीं पा रही थी, फुल टॉस जा रही थी, लो फुल टॉस जा रही थी, और ब्रेविस उसके लिए तैयार खड़ा था बंदा, वो बस कूटे जा रहा था। तो यहाँ पर वैभव अरोड़ा बहुत ही कमजोर कड़ी के तौर पर निकलकर सामने आए हैं। इसके अलावा हर्षित राणा भी आज महंगे साबित हो गए। मतलब इन दोनों के जो 7 ओवर इन दोनों ने मिलकर डाले हैं, हर्षित राणा ने और वैभव अरोड़ा ने, इन दोनों ने मिला जुलाकर जो ओवर डाले उसमें इन दोनों ने करीब 7 ओवर में 92 रन दे डाले। जब आपके 2 प्राइम पेस बॉलर्स इतने रन कुटवा देते हैं तो फिर आपके पास कुछ बच नहीं जाता है। और यही कारण रहा कि आज के मैच में केकेआर ने इतना स्ट्रगल किया, क्योंकि इनके 2 पेस बॉलर्स ने ही 7 ओवर में 90 रन दे दिए। वहीं पर तो काम खत्म हो गया था ना इस टीम का। इसके अलावा बाकी बॉलर्स ने ठीक ठाक बॉलिंग करी। मोइन थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए, बट वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 18 रन दिए, नारायण ने 4 ओवर में 28 रन दिए, तो बाकी सब बॉलर कहीं ना कहीं ओके थे। बट इन 2 बॉलर्स ने ही कहीं ना कहीं पूरा का पूरा रोल बिगाड़ दिया, और यही कारण रहा कि टीम शुरुआत से लेकर आखिर तक ऐसी स्ट्रगल करती रही कि पूछो मत। मतलब आज के मैच के बाद में केकेआर की जो क्वालिफिकेशन का सिनेरियो है बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। चेन्नई यहाँ पर ज़रूर तीसरा मैच जीत गई है बड़ी मुश्किल से। आखिरी मैच ये लोग पता नहीं कब कितने लंबे अरसे पहले जीते थे। एक बार ज़रा आपको वही बताते हैं कि भैया कितना लंबा टाइम हो गया इनको आखिरी मैच जीते हुए। मतलब इतना लंबा टाइम हो गया कि याद भी नहीं है कि चेन्नई पिछला मैच कब जीती थी। मुझे नहीं लगता, मई में तो खैर ये लोग कोई मैच जीते ही नहीं है। ये लोग जो मैच जीते हैं वो पिछले महीने अप्रैल में ही जीते थे। तो चेन्नई अभी भी बिल्कुल अंक तालिका में नीचे ही बैठी हुई है। तो पिछला मैच जो ये लोग जीते थे वो 14 अप्रैल को जीते थे, लखनऊ के अगेंस्ट जीते थे। उससे पहले ये लोग अपना पहला मैच जीते थे केकेआर के अगेंस्ट, जो कि 7 तारीख को था। तो 3 मैच अब चेन्नई ने जीत लिए हैं। इनके 3 मैच जीतने हारने का कोई सेंस है नहीं। 12 मैचों में से इनकी 3 जीत है, 9 हार है। केकेआर की बात करें तो उनके लिए जरूर यहाँ पर थोड़ा सा गेम टफ हो गया है, क्योंकि अब 2 ही मैचेस बचे हैं। केकेआर के ही 12 मैचेस हो चुके हैं और इनके 11 पॉइंट्स हैं। अगर ये बचे हुए दोनों मैच जीत भी लेते हैं तो भी इनके 15 ही पॉइंट्स हो पाएंगे। 17 पॉइंट्स होते तब थोड़ा सा बात बन सकती थी, लेकिन 15 पॉइंट्स पे थोड़ा सा क्वालिफिकेशन की दिक्कत आएगी। कारण ये है कि गुजरात, बेंगलुरु और पंजाब, इन तीनों टीमों के 16 और 15 पॉइंट्स जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात ये आ जाती है
कि आखिर किस तरीके से आप अब क्वालिफाई करोगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ केकेआर का इफ एंड बट वाली जो सिचुएशन है वही पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है, एंड इस सिचुएशन से अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ से वापसी हो पाएगी। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर आप देखें तो जो अभी टॉप 4 को लेकर जो पूरी जंग चल रही है वो सिर्फ 5 टीमों के बीच में बची है प्रैक्टिकली, अगर हम लोग देखें। वैसे कहने को लखनऊ के भी अभी 4 मैचेस बचे हुए हैं, 4 मैचेस में वो 8 पॉइंट्स ले सकते हैं अगर वो चारों के चारों जीत जाएं। कुछ सिनेरियो बदल सकता है, बट फिर वही इफ एंड बट वाली बातें हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर उन्हीं 4 टीमों की बात कर रहा हूँ जिनके क्वालिफिकेशन के बारे में, 5 टीमों की बात करते हैं जिनके क्वालिफिकेशन के सिनेरियो बनते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले बात करें डीसी की, तो डीसी इस समय 5वें नंबर पर है, 11 मैचेस में इनके 13 पॉइंट्स हैं। 3 मैचेस इनके बचे हुए हैं, तो मतलब अगर ये 3 बचे हुए मैचेस अपने जीत लेते हैं तो 6 पॉइंट्स इनके हो जाएंगे, और ऐसे करके इनके 19 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो ये क्वालिफाई कर जाएंगे। एमआई की बात करें तो एमआई एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पर है, बट स्टिल थोड़ी सी यहाँ पर लैप्स आई है लास्ट मैच हारने के कारण। हालांकि 6 ये लोग एनॉट रॉट जीते थे, बट एमआई के अब 14 पॉइंट्स है 12 मैचेस के बाद में, और सिचुएशन ये है कि अब इनको बचे हुए दोनों मैचेस जीतने ही जीतने हैं, तब जाकर इनके 18 पॉइंट्स हो पाएंगे। पंजाब कहीं ना कहीं सेफ पोजीशन पर है क्योंकि इनके अभी 3 मैचेस बचे हैं और 15 पॉइंट्स हैं, तो मतलब ये प्रैक्टिकली 21 पॉइंट्स के लिए टारगेट कर सकते हैं। सेम इज विद आरसीबी एंड गुजरात, दोनों के 16-16 पॉइंट्स हैं और 3-3 मैचेस बचे हुए हैं। 6-6 पॉइंट्स अंदर करने का अभी भी एक मौका है, मतलब ये लोग 22 पॉइंट्स को भी टारगेट कर सकते हैं। तो आरसीबी का, जीटी का और पंजाब का क्वालिफाई करना ऑलमोस्ट कंफर्म दिखाई पड़ रहा है। मुंबई और डीसी में से देखते हैं कौन यहां पर पासा पलटता है। लखनऊ, बहुत खतरनाक पर्ची इन लोगों को फेंकनी पड़ेगी तब कहीं जाकर ये प्लेऑफ के अंदर घुस पाएंगे, वरना इस बार चीजें जो है काफी हद तक बदली हुई दिखाई पड़ रही हैं। ऐसा इस बार लग रहा था कि कोई टीम होगी जो बिना अभी तक कोई आईपीएल नहीं जीती होगी वही सब प्लेऑफ में जाएंगी, बट मुंबई ने नीचे से आकर थोड़ा सा यहाँ पर सिचुएशन को चेंज कर दिया है। मतलब पहले ऐसा लग रहा था कि सारी वही टीमें क्वालिफाई करेंगी जिन टीमों ने अभी तक आईपीएल को एक दफा भी नहीं जीता है, लेकिन अब थोड़ी सिचुएशन यहाँ पर चेंज सी हो गई है। तो देखते हैं अभी क्या सिनेरियो निकल कर सामने आता है। थोड़े से कमेंट्स ले लेते हैं कि भाई क्या कुछ कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के। सबसे पहले यश का ही कमेंट ले लेते हैं। भाई यश ने क्या लिखा है? यश लिख रहे हैं कि अब यहाँ भी एक ज्ञानी आ गया धोनी को रिटायर करवाने। अरे भाई आज भी वो नहीं होता तो दुबे भी निकल जाते, एंड लास्ट 6 मारा जब भी थोड़ी जान ऐसी, वरना मैच फिर। ये एक्चुअली में यश ने जो बात कही वो सही है। शिवम दुबे जब बैटिंग कर रहा था अकेले वो लिटरली स्ट्रगल कर रहा था। आई थिंक 11 बॉलों में 10 रन या 12 बॉलों में 11 रन कुछ ऐसा स्कोर था, एंड धोनी कहीं ना कहीं दूसरे एंड पे खड़े थे तो एक मोटिवेशन मिल रहा था शिवम दुबे को भी वहां से, और यही कारण है कि वो बंदा मैच निकाल पाया, वरना शिवम दुबे खत्म खिलाड़ी था। आप इस बात को मानिए। धोनी रिटायरमेंट लेंगे नहीं लेंगे वो एक बाद की बात है, पूरा अलग सिनेरियो है, लेकिन हाँ ये बात सही बोली है यश ने कि अगर आज धोनी नहीं होते तो भाई मैच जो था ना मतलब गया था आज। अनिल ने यहाँ पर लिखा है ब्रेविस ने जब से सीएसके टीम में ज्वाइन हुआ है तब से सीएसके का मूड चेंज हो गया है। आज ही ब्रेविस ने ही मैच जिताया है, नहीं तो सीएसके फैंस गए थे। देखना 2026 में सीएसके डेंजर कमबैक करेगी। देखिए डेंजर कमबैक का तो अता पता नहीं है क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा कम लग रही है। आप किसी खिलाड़ी को 2-3 मैचेस की परफॉर्मेंसेस के ऊपर जज नहीं कर सकते, और वैसे भी सीएसके 14 अप्रैल के बाद में आज जाकर मैच जीती है, मतलब आज तारीख हो चुकी है 7 तारीख को इन लोगों ने मैच जीता है। आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 20-22 दिन के बाद में ये लोग जाकर मैच जीत पाए हैं। तो हालत तो इनकी कहीं से कहीं तक भी अच्छी नहीं है, और एक खिलाड़ी कितना ही बदल पाएगा सिचुएशन को ये समझना पड़ेगा। पवन ने यहाँ पर कहा है थाला मैजिक ड्यूड इट वाज दुबे एंड ब्रेविस। देखो ब्रेविस ने खेला, लेकिन अगर शिवम दुबे के पास में साथ में धोनी नहीं खड़ा रहता ना तो फिर शिवम दुबे कछु ना कर पाता। ये बात ध्यान रखना। शिवम दुबे ने रन बनाए हैं, लेकिन याद रखना कि शिवम दुबे अगर अर्जुन की तरह तीर चला रहा था तो भैया सारथी के तौर पर तो थला ही खड़ा हुआ था। मैं थला का कोई फैन नहीं हूं, मैं इस बात को क्लियर कर दूं, मेरे पिछले वीडियोस आप जाकर देख लेना। मैं थला का फैन नहीं हूं। क्रिकेट अच्छा खेलते हैं वो, मैं उस बात की प्रशंसा करता हूं, लेकिन आज के मैच में अगर धोनी वहां पर खड़े नहीं होते तो शिवम दुबे इस मैच को नहीं निकाल पाता। ये बात भी उतनी ही सत्य है जितनी मैं बोल रहा हूं। विजय ने कहा सीएसके 5 ट्रॉफी जीते हैं भाई, डेफिनेटली कमबैक करेंगे। अरे भाई 5 ट्रॉफी जीते हुए हो गया टाइम। उस 5 ट्रॉफी की घंटी को अगर आप यूं ही बजाते रहोगे, देखो एक सिंपल सी बात है भाई, अगर आपको भविष्य की राह पर आगे बढ़ना है तो अतीत को पीछे छोड़ना पड़ेगा और वर्तमान के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। वर्तमान में तुम्हारे लगे पड़े हुए हैं, भविष्य में तुम्हारा कुछ निर्धारण है नहीं, क्योंकि अगर तुम अगले साल टीम बदलने के लिए जाओगे तो सबसे पहली बात तो यही है कि कप्तान किसको बनाओगे, और अगले साल होगा मिनी ऑक्शन, मतलब वहां पर सिर्फ गिने चुने खिलाड़ी अवेलेबल होंगे। उन गिने चुने खिलाड़ियों में से तुम कब तक कितनी कैसी टीम बना लोगे?
तो इस बात को थोड़ा प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ भी सोचो। कब तक आप मतलब सिर्फ एक ही चीज को लेकर बोलते रहोगे कि नहीं 5 ट्रॉफी जीती है तो सब कमबैक करेगी। थोड़ा सा इस कुएं से बाहर आओ। इस कुएं से बाहर आओगे तब आपको पता चलेगा चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं और हद तक मतलब बदल चुकी है। राशिद भाई ने लिखा है कि भाई केकेआर के मैच को दोबारा है तो वैभव अरोड़ा आप क्या बोलते हैं इसके? भाई दिल टूट गया यार के प्यार का, मैं आरसीबी का फैन हूं ऐसे। अच्छा देखो, वैभव अरोड़ा ने बहुत घटिया बॉलिंग करी है आज। 3 ओवर में आपको 46-48 रन दिख ही रहे होंगे, बट ब्रेविस ने जो 1 ओवर में 30 रन इसके मार दिए, वो 30 रन मारे वो भी बात अलग है। अगर बॉलिंग इसने अच्छी करी होती ना तो बात अलग होती। वैभव अरोड़ा ने लगातार फुल टॉस पे फुल टॉस डाली, लो फुल टॉस डाली, और ब्रेविस उसके लिए हर बार तैयार खड़ा था। 3 छक्के 3 चौके, 30 रन पड़े इस ओवर में। आप नहीं उम्मीद कर सकते कि फिर यहां से आप मैच को निकाल पाओगे। आप एक बहुत ही टेंस सिचुएशन में आपने टीम को बहुत ही बुरी गत के साथ में छोड़ा है। भाई तुम पक्का आरसीबी वाले हो? नहीं भाई, मैं तो लखनऊ वाला हूं। मैं ऋषभ पंत को सपोर्ट करता हूं। अब बोलो। अविक ने कहा है तो तुम्हारे हिसाब से क्या चेन्नई नेक्स्ट ईयर अच्छा नहीं करेगी? डेफिनेटली वाली बात नहीं कर रहे हैं। टीम अच्छी बन गई तो हो सकता है परफॉर्म कर दे, लेकिन ये कहना कि नहीं 5 ट्रॉफी जीती इसलिए अगले साल तो कमबैक पक्का होगा ही होगा, इस चीज का मैं सपोर्ट नहीं करता। टीम बनने दो, अगले साल की परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। तुक्काबाजी हवाबाजी नहीं करना, धूल में लट्ठ पीटने वाला काम नहीं है भाई। पिछले साल की परफॉर्मेंस देख लो, इस साल की परफॉर्मेंस देख लो, और ये प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस थी। बीच सीजन में आपके कप्तान चेंज होकर कौन आ रहा है जो कि ऑब्वियस ही बात है बाहर जाने की कगार पर बैठा हुआ है। आप भविष्य का कप्तान आपके पास में कोई है नहीं। आपके पास में ऐसा कोई रोड मैप नहीं दिख रहा है कि आप एक टीम बना सकते हो। लोकल टैलेंट को सपोर्ट करने के नाम पर आपकी जान निकल रही है। आप कहां से एक अच्छी टीम बना लोगे यार? आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो नॉस्टैल्जिया वाला दौर था, जिस दौर में आपने डोमिनेट किया है आईपीएल को, उस दौर से क्रिकेट आज की तारीख में बहुत बदल चुका है। जब भी 160-180 वाला मैच आज भी फंसेगा, जैसे आज इनने 180 रन चेज किए, 160-180 वाला मैच जब भी फंसेगा ना चेन्नई के साथ में, चेन्नई उस मैच में डोमिनेट करेगी। लेकिन जहां टीमों ने 200, 205, 210 बनाए, वहां पर चेन्नई की मतलब हालत बैंड हो जानी है, ये बात तय है। आप इस बात को कितना ही इग्नोर कर लो, आप कुछ नहीं बोल सकते। रोहन भाई कह रहे हैं कि एवरी धोनी फैन टुडे आर फ्लॉन्टिंग टुडे 6। भाई असेसमेंट एक मैच से नहीं, करंट गोइंग सीजन से होता है। दो आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टिंग बट बी रियलिस्टिक। देखो, इफ यू आर होपिंग सीएसके फैंस टू बी रियलिस्टिक देन यू आर होपलेस पर्सन आई बिलीव। क्योंकि आप किन से होप की उम्मीद कर रहे हो, आप किन से रियलिस्टिक होने की उम्मीद कर रहे हो, आप किन से लॉजिक की उम्मीद कर रहे हो? आप ये भी तो सोचो ना भाई। एक एक टीम के फैंस ऐसे हैं जो टीम को हारता हुआ देखना मंजूर कर रहे हैं, लेकिन वो खिलाड़ी की बैटिंग देखना चाह रहे हैं। एक टीम के फैंस ऐसे हैं जो विकेट गिरते हुए देखना चाहते हैं जिससे कि वो बंदा बैटिंग करने आ सके। आप उनसे लॉजिक की उम्मीद कैसे कर सकते हो? ये गलत बात है। आप इसमें कोई लॉजिक वॉजिक मत ढूंढो, है ना। इसमें सब आप ही गलत हो जाओगे और कुछ बात नहीं। ये देखो, ये एक और आ गया, धोनी भाई नेक्स्ट ईयर भी खेलेंगे पक्का? रे बिल्कुल खेले भाई, नेक्स्ट ईयर की नहीं बोल रहा हूं मैं। अगला इलेक्शन जब मोदी जी लड़ेंगे ना तब भी धोनी खेले, मैं तो बोल रहा हूं। 2029 में होना अगला चुनाव, तब भी धोनी खेले, मैं तो बोल रहा हूं। खेलता रहे, मैं तो बोल रहा हूं, धोनी खेलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि चेन्नई की हालत जो इस समय बेंड हो रही है वो भी फिर वहीं से निकल कर आ रही है, क्योंकि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं हो। राशिद ने लिखा है भाई, क्या लिखा भाई? ऐसा गुस्सा मत करो यार, सीएसके का चैंपियन लोग आपको सुन रहे हैं। अरे यार, गिन के ये 130 लोग सुन रहे हैं, सुन ले, क्या कर लेंगे? ये 130 का नंबर मतलब क्या क्या कर रहे हैं ये लोग? ये सब चेन्नई के फैन है क्या? नहीं है सबके सब चेन्नई के फैन। चेन्नई के फैन होते तो दिख रहा होता। चेन्नई के फैन नहीं, लोग सिर्फ बोलने के लिए आए हैं, बोल के चले जाएंगे। सूर्या ने लिखा है, आज तो ठीक है सीएसके जीत गया, बट प्रीवियस मैच सीएसके वर्सेस आरसीबी मैच जो आरसीबी 2 रन पे जीता था, वो मैच फिक्सिंग था क्या? लियो फिर ये नई कहानी, क्या बोलो यार। फिक्सिंग से थोड़ा सा ऊपर उठो। दुनिया में और भी कई सारी चीजें हैं, कब तक इन्हीं चीजों को पकड़कर बैठे रहोगे? ये भी तो बात एक सोचकर देखो। रोहन ने लिखा, भैया इट्स अ फैक्ट सीएसके इज वे बेटर विदाउट धोनी नाउ, दे नीड टू मूव ऑन। मात्रे, ब्रेविस, उर्विल, ऐसे बंदे में ज़्यादा इन्वेस्ट करें भाई। एक्चुअली में मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला? मैंने वही बात बोली ना, आपको लोकल टैलेंट में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा।
अगर आप लोकल टैलेंट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो फिर आप फ्यूचरिस्टिक टीम डेवलप नहीं कर सकते। एंड अगर आप फ्यूचरिस्टिक टीम डेवलप नहीं करोगे तो इवेंचुअली आप मुंह के बल ही गिरते हुए दिखोगे ना। और वही चीज़ तो इस समय सीएसके के साथ में हो रही है। भैया कुछ भी कहो, लास्ट चेन्नई ने हारने की कोशिश नहीं छोड़ी। नहीं यार, आज तो जीतने के उद्देश्य से खेल रहे थे, दिख रहा था कोशिश कर रहे हैं, तो आज तो ऐसा नहीं कह सकते। भाई रहाणे ने सुनील को ब्रेक देकर वैभव को बॉलिंग दिया, वो ओवर में 30 रन गया तो गेम गया। पुअर कैप्टेंसी एंड पुअर परफॉर्मेंस बाय वैभव एंड हर्षित एंड मोइन अली। देखो थोड़ी सी मुझे लगता है कप्तानी में चूक भी हुई है, थोड़ा सा अजिंक्य रहाणे को भी हम लोगों को ब्लेम करना पड़ेगा। नो डाउट वैभव ने बुरी बॉलिंग करी, मोइन ने बुरी बॉलिंग करी, हर्षित राणा ने भी एक तरीके से बुरी बॉलिंग करी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट यू हैव टू गिव अकाउंटेबिलिटी टू देयर कैप्टन ऑल्सो, अजिंक्य रहाणे, जिनका मुझे लगता है थोड़ा सा टैक्टिकल फेलियर हुआ है, जिस चक्कर में ये पूरी सिचुएशन ऐसी हो पाई। अगर पंजाब किंग्स एमआई को हरा देता है तो एमआई वर्सेस डीसी करो या मरो का मैच हो जाएगा। ये बात भी सही है, क्योंकि एमआई और डीसी में ही इस समय सबसे पक्का मुकाबला चल रहा है चौथे स्पॉट के लिए। अगर एमआई लास्ट मैच जीत गई होती, जो वो हारे हैं कल हैदराबाद के खिलाफ, तो थोड़ा सिनेरियो चेंज हो सकता था, बट मुझे नहीं लगता कि अब उस चीज़ में कुछ हो पाएगा। आपको कहाँ तक सही लगता है कि बताओ, केकेआर के पहला टॉस जीतकर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इतनी कांटा बदलने वाली पिच के ऊपर जब आपके सामने टारगेट रहता है तो चीज़ें आपके लिए आसान रहती हैं, और यहाँ पर वही चीज़ें नहीं हो पाई हैं। आज सीएसके ने जो किया दिल को ठंडक दिलाया है, केकेआर को बाहर करके ग्रेट चैपल गंभीर के फेवरेट टीम को बाहर कर दिया। अरे भैया ये देखो, ये आ गए भड़ास निकालने वाले, भाई क्या बोले यार। अच्छा, इन सब चीज़ों के अलावा यार एक चीज़ और भी तो हुई है।